वेलकम टू इजी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इस वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम जानेंगे सिटीजनशिप और नेशनलशिप के बारे में। Citizenship is basically a legal concept based on the place of birth of the person or some legal provisions allowing a person to become a citizen. Citizenship पे बेसिकली क्या होता है, लीगल कंसेप्ट है ये जो बच्चे जन्म लेते हैं किसी भी देश से की ज़मीन पर, उनको जन्म से ही उस देश की सिटीजनशिप मिल जाती है या फिर नेशनलशिप उनको दे दी जाती है। ये उनका बर्थ राइट होता है। और या फिर अगर कोई दूसरे देश का नागरिक है, दूसरे देश में जाकर वहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो उसका कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं, लीगल प्रोसेस होता है। उसको कंप्लीट करके कोई भी दूसरे देश का नागरिक है वहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है। इट मीन्स इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन 2 वेज। तो दो तरह से भारत की या फिर किसी भी देश की जो सिटीजनशिप है वो अराइज हो सकती हैं। फर्स्ट है व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया ही एक्वायर्स ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जब कोई भी बच्चा भारत में जन्म लेता है तो वो जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। Second way is a person born outside India applies for citizenship and Indian law allows him to become Indian citizen। और कोई भी दूसरे देश का नागरिक है वो भारत में अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए, और भारत का जो कानून है, लॉ है, उसके अकॉर्डिंग उसको अलाउ किया जाता है भारत का नागरिक बनने के लिए। नेक्स्ट हमारा नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। अनॉर्मल रेजिडेंट वेदर अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन। इसमें ध्यान देने की बात है कि ये पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो भी हो सकता है। is one whose center of economic interest lies in the economic territory of the country in which he lives। इट मीन्स जो बाउंड्री है किसी भी देश की इकोनॉमिक टेरिटरी की, उसके अंदर उसकी जो सभी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं वो उस देश की बाउंड्री के अंदर लाइज करते हैं, तो भी वो नॉर्मल रेजिडेंट का माना जाएगा। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इम्प्लाइज इन 2 थिंग्स। दो तरीके से हो सकता है ये। द रेजिडेंट लिव्स और इट लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर 1 साल से ज़्यादा कोई भी नागरिक है वो भारत में रह रहा है या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी की जो बाउंड्री है वहाँ पर रह रहा है, तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। द रेजिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड अक्यूमुलेशन फॉर द लोकेशन। या फिर किसी भी नागरिक की या फिर इंटरप्राइजेस की, इंस्टीट्यूशन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लाइक उसकी अर्निंग है, स्पेंडिंग है या फिर अक्यूमुलेशन है, वो सभी उस बाउंड्री के अंदर है, उस लोकेशन पर है, उस देश की बाउंड्री के अंदर है, तो भी वो नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा वहाँ का। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म नॉर्मल रेजिडेंट एंड ए सिटीजन। नॉर्मल रेजिडेंट में और जो सिटीजन होता है इसमें डिफरेंस होता है। देखिए क्या है ये। अ पर्सन बिकम अ नेशनल ऑफ अ कंट्री बिकॉज ही वॉज बोर्न इन द कंट्री। कोई भी देश का नागरिक है उसकी राष्ट्रीयता जो है वो उस देश की मिल जाती है जब वो उस देश में जन्म लेता है। ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर लीगल क्राइटेरियन, या फिर कुछ दूसरे लीगल क्राइटेरिया हैं उनके बेस पर उसको नागरिकता मिल जाती है। अ पर्सन इज ट्रीटेड रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरियन। या तो बाई बर्थ से हो या फिर जो इकोनॉमिक क्राइटेरियन है उनको वो कंप्लीट करता है। थर्ड है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ रेजिडेंट मस्ट ऑल्सो बी द नेशनल ऑफ दैट कंट्री। मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई जो एक देश की ज़मीन में जिसका जन्म हुआ है उसी को राष्ट्रीयता दी जाएगी। इवन फॉरनर्स कैन बी द रेजिडेंट ऑफ इफ दे पास द अबव स्टेटेड इकोनॉमिक क्राइटेरियन। बाई बर्थ के अलावा अगर वो किसी भी देश की जो इकोनॉमिक क्राइटेरियन है उसको पूरे करते हैं तब भी वो उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल A large number of Indian nationals have settled in USA, England, Australia, etc. भारत के बहुत सारे लोग फॉरनर बन गए हैं, दूसरे देशों में जाकर रह रहे हैं। फॉर इंडिया दे आर नॉन रेजिडेंट इंडियंस। भारत के लिए वो क्या है, हालांकि उनका जन्म भारत में हुआ है, भारत के लिए वो NRI हैं, बट कंटिन्यू टू रिमेन्स नेशनल इंडियन नेशनल्स। लेकिन NRI होने के बावजूद भी उनके पास भारत की जो राष्ट्रीयता है वो है। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। इनको जो भारत के नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनमें शामिल नहीं किया जाता है। किसको शामिल नहीं किया जाता है। फॉरनर विजिटर्स इन द कंट्री फॉर सच पर्पज एज ए रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी टूर्स, कॉन्फ्रेंसेज, स्पोर्ट इवेंट्स, बिजनेस एक्सेट्रा। इन सब के लिए जो फॉरनर विजिटर्स भारत में आते हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते हैं। दे आर सपोज टू स्टे इन द होस्ट कंट्री फॉर लेस देन 1 ईयर। ये माना जाता है कि वो भारत में 1 साल से कम समय के लिए रहने वाले हैं। इन केस दे कंटिन्यू टू स्टे फॉर 1 ईयर मोर इन द होस्ट कंट्री दे विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द होस्ट कंट्री। अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए भारत में या फिर किसी भी देश में रहते हैं तो वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरनर वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स इन द कंट्री, like foreigner workers who work a part of the year in the country in a response to the varying seasonal demand for labor and return to their household, and border workers who regularly cross the frontier each day or somewhat less regularly। कुछ जो भारत के सीमा पर जो लोग रहते हैं वो डेली बेसिस पर, वीकली या फिर मंथली बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, वहाँ पर आकर काम करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है। और टू वर्क इन द नेबरिंग कंट्री आर ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ देयर ओन कंट्री।
वो भारत में आकर काम करते हैं और अब अर्निंग करते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं अपनी, और जो वर्कर होते हैं वो भारत में आते हैं बाउंड्री को क्रॉस करके। जैसे नेपाल के जो लोग हैं वो वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं और फिर वापस अपने देश में चले जाते हैं, तो उनको भी भारत का जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो नहीं माना जाएगा। ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री, जो दूसरे देश के ऑफिशियल्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स होते हैं, इन सभी को नेशनल जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो नहीं माना जाता है। इंटरनेशनल बॉडीज लाइक वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स आर नॉट कंसिडर्ड रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच these organizations operate but are treated as resident of इंटरनेशनल टेरिटरी। इन सभी को जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं इनको रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी माना जाता है। हाउएवर द स्टाफ ऑफ दिस बॉडीज आर ट्रीटेड एज ए नॉर्मल रेजिडेंट, हालांकि इनका जो स्टाफ होता है उसको एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ट्रीट किया जा सकता है ऑफ द कंट्री इन विच द इंटरनेशनल बॉडीज ऑपरेट। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बॉडीज लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन इंडिया इज ए नॉट नॉर्मल रेजिडेंट। जो WHO है वो भारत में काम कर रहा है, वो भारत का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, बट अमेरिकन वर्किंग इन इट्स ऑफिस फॉर मोर देन अ ईयर विल बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो दूसरे देश के लोग इसमें 1 साल से ज़्यादा के लिए काम कर रहे हैं और भारत में रह रहे हैं, उनको भारत का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। फॉरेनर्स हु आर एम्प्लॉई of a non-resident enterprises and who have come to the country for purposes of installing machinery or equipment purchased from their employers। कुछ फॉरनर्स आते हैं एज ए एम्प्लॉय के रूप में और भारत में कुछ परचेजिंग के लिए आते हैं, या मशीनरी इक्विपमेंट अदर जो सामान होता है उनको परचेज करने के लिए आते हैं, वो भी भारत के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते हैं और ये माना जाता है कि वो 1 साल से कम समय के लिए भारत में रहने वाले हैं। इन केस दे कंटिन्यू टू स्टे फॉर 1 ईयर और मोर दे विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द होस्ट कंट्री। अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रहते हैं तो ये माना जाता है कि वो भारत के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनल गुड्स। दीज आर द गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंज्यूमेशन। फर्स्ट है हमारा लाइक ब्रेड परचेज फॉर बाय कंज्यूमर, हाउस होल्ड, घर के लिए हमने ब्रेड खरीदा, पर्सनल कंज्यूम के लिए, और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन लाइक बिल्डिंग मशीनरी परचेज बाय अ फर्म, ये सभी क्या होते हैं? पर्सनल कंज्यूमेशन होते हैं। In other words, final goods are those which require no further processing and are available in an economy for consumption purpose or investment। ये माना जाता है कि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग उनके साथ नहीं की जाएगी एंड आर अवेलेबल इन एन इकोनॉमी फॉर ए कंज्यूमेशन पर्पज, या फिर वो हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल हैं कंज्यूम करने के लिए और फर्दर प्रोसेसिंग उनके साथ कुछ भी नहीं किया जाने वाला है। दिस गिव डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर, और जिस फॉर्म में उनको खरीदा जाता है उनको कंज्यूम किया जाता है और उनको डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन देता है कंज्यूमर को, दैट आर कॉल्ड ए फाइनल गुड्स। According to production boundary, if a good crosses the imaginary line around the production unit and reaches to final consumer or investment made by a producer within the imaginary line of production unit is known as the final goods। अगर प्रोडक्शन के वे में अगर हम देखें जो फाइनल गुड्स हैं, फाइनल गुड जहाँ पर अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है और फिर वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुँचता है कंज्यूम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ए फाइनल गुड। प्रोड्यूसर द्वारा उसका उत्पादन किया जाता है और वो तैयार है कंज्यूमर के पास जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड ए फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? These are the goods that are used for a further processing, जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए खरीदे जाते हैं, दैट आर कॉल्ड ए इंटरमीडिएट गुड्स। लाइक शुगर यूज फॉर ए मेकिंग स्वीट्स, एक दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो अपनी दुकान में स्वीट्स बनाने के लिए शुगर खरीदता है, दैट इज कॉल्ड ए इंटरमीडिएट गुड्स। रीसेल इन द सेम ईयर, 1 साल में ही रीसेल के लिए जो चीज़ खरीदी जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए इंटरमीडिएट गुड। इफ कार परचेज्ड बाई कार डीलर फॉर ए रीसेल, कार परचेज की जाती है रीसेल करने के लिए, दैट इज ए इंटरमीडिएट गुड। इन अदर वर्ड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर ए द वंस विच रिक्वायर्स further processing and are not available in an economy for the purpose of a consumption। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए खरीदे जाते हैं और एट दैट टाइम दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर ए कंज्यूमेशन, कंज्यूम करने के लिए उनको नहीं खरीदा गया है, वो होते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। दीज गुड्स गिव इनडायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, ये डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट सेटिस्फैक्शन होते हैं इनसे। According to the production boundary, if a good does not cross the imaginary line around the production unit and reaches to other form within the production boundary, is known as a intermediate good। इट मीन से इमेजनरी लाइन है जो कंज्यूमर के पास भेजने के लिए तैयार है, उस लाइन को अगर कोई भी प्रोडक्शन नहीं क्रॉस करता है, इट मीन से एक फॉर्म दूसरी फॉर्म से खरीदती है और उसको फाइनल जो उसका रूप होता है, फाइनल गुड तैयार करने के लिए उसको खरीदा जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए इंटरमीडिएट गुड। पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इन पॉइंट्स से हमें काफ़ी अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि जो फाइनल गुड्स हैं और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट है बेसिस ऑफ ए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बेसिस पर इफ अ गुड इज यूज्ड फॉर ए पर्सनल कंज्यूमेशन और इन्वेस्टमेंट देन इट इज़ अ फाइनल गुड। पर्सनल कंज्यूमेशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जो गुड खरीदा जाता है, माल खरीदा जाता है, दैट इज कॉल्ड ए फाइनल गुड्स। वेयर एज इफ अ गुड इज यूज्ड फॉर
फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको आगे दूसरा रूप देना है। रीसेल इन द सेम ईयर देन इट इज नॉन एज ए इंटरमीडिएट गुड्स, या फिर उसको सेम ईयर में रीसेल करना है, उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। दस द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन दिस टू गुड्स इज नॉट द कमोडिटी इटसेल्फ बट द यूज मेड ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड यूज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड इज अ फाइनल गुड। ब्रेड खरीदा जाता है एक हाउस होल्ड के लिए, कंज्यूम करने के लिए, तो वो ब्रेड क्या है, फाइनल गुड है। बट द सेम यूज्ड बाय अ बेकरी फॉर मेकिंग अ सैंडविच इज अ इंटरमीडिएट गुड। ठीक है ना, जब एक बेकरी वाला उस ब्रेड को सैंडविच बनाने के लिए खरीदता है, दैट इज कॉल्ड ए इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट है प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री प्लेज अ वाइटल रोल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड ए फाइनल गुड्स। प्रोडक्शन बाउंड्री है वो बहुत अहम रोल अदा करती है। द प्रोडक्शन बाउंड्री इज द इमेजिनरी लाइन अराउंड द प्रोडक्शन यूनिट। अकॉर्डिंग टू द production boundary, if a good crosses the imaginary line around the production unit and reaches to final consumer, or a investment made by a producer within the imaginary line of production unit is known as a final good. It means last boundary को जब कोई भी प्रोडक्ट क्रॉस कर लेता है और अपने कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है, वो होता है फाइनल गुड। At against it, if a good does not cross the imaginary line around the production unit, it means लास्ट जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है कंज्यूमर के पास जाने की, अगर उसको कोई भी प्रोडक्ट क्रॉस नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड ए इंटरमीडिएट गुड्स। इस डायग्राम से हमें फाइनल गुड और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फर्स्ट हमारा फार्मर प्रोड्यूस वीट वर्थ ₹1000 एंड सेल इट टू मिलर। फार्मर वीट का प्रोड्यूस करता है और 1000 रुपये में उसको मिलर को बेच देता है। मिलर प्रोड्यूस फ्लोर विद ₹1500 एंड सेल इट टू बेकर। फ्लोर बनाता है मिलर और उसको बेकर को सेल कर देता है 1500 रुपये में। बेकर प्रोड्यूस ब्रेड वर्थ ₹2000, 2000 रुपये की ब्रेड बनाता है वो, एंड इट सेल टू द कंज्यूमर। देन द जो ब्रेड है दैट इज फाइनल गुड, जो कंज्यूमर के पास पहुँचता है, और उससे पहले वीट और फ्लोर है वो सब क्या है, हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। In the given diagram, there are three production unit. 3 production unit है इसमें। Thick border drawn around these 3 units is the production boundary. ये जो boundary इनके अंदर दी हुई है, that is production boundary. Within this limit, wheat and flour are intermediate goods. Bread is the final good as it lies outside the preview of a production boundary. Production boundary के बाहर है और ये क्या है, consumer तक पहुँच जाती है ये, so bread is a final good. नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम जानेंगे। एज फार एज इंटरमीडिएट कंज्यूमेशन ऑफ जनरल गवर्नमेंट इज कंसर्न, 8 परचेज गुड्स रेंज फ्रॉम ऑर्डिनरी राइटिंग पेपर, पेंसिल एंड पेन टू सोफिस्टिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट। बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट है दोबारा से मतलब खरीदती है वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज इंक्लूड बोथ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये हमारे ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल है या फिर सर्विसेज किसी भी तरीके से हो सकते हैं। द इंटरमीडिएट कंज्यूमेशन ऑफ द जनरल गवर्नमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स। जो हमारी गवर्नमेंट इंक्लूड करती हैं इंटरमीडिएट कंज्यूमेशन में, उनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा वैल्यू ऑफ ऑल नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज सच एज पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, lubricants, stationery, soaps, towel etc. including repair and maintenance of capital stock। ये सभी हमारे इंटरमीडिएट गुड्स में शामिल किए जाते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज विच हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ। इनकी एक्सपेक्टेड मतलब एक लिमिट होती है इनकी, ऑफ यूज ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम इनकी लाइफ मानी जाती है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल स्टॉक है, मीन्स रिपेयर और मेंटेनेंस में हम क्या शामिल करते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को मतलब अच्छे से मेंटेन करने के लिए उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है दैट इज कॉल्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल and keep them in a good working order. This include the expenditure on a new parts of the fixed assets। जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उसके कुछ पार्ट्स खराब हैं उनको हम चेंज करेंगे, वो भी एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाएगा। द लाइफ ऑफ द न्यू पार्ट्स मे बी अराउंड 1 ईयर और स्लाइटली मोर देन। जो न्यू पार्ट्स खरीदे गए हैं उनकी जो लाइफ है 1 साल मानी जाएगी या फिर 1 साल से ज़्यादा मानी जा सकती है। द वैल्यू शुड बी रिलेटिवली स्मॉल, और जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं इनकी वैल्यू कम होती है। फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट ऑफ द टायर्स ऑफ अ ट्रक इज एन इंटरमीडिएट कंज्यूमेशन। किसी भी ट्रक के टायर हम चेंज करते हैं वो इंटरमीडिएट कंज्यूमेशन है, बट नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ इट्स मशीनरी। जब हम इसकी मशीनरी को चेंज करते हैं दैट इज नॉट इंटरमीडिएट कंज्यूमेशन। एक्सपेंडिचर ऑन ए मिलिट्री इक्विपमेंट लाइक मिसाइल्स, रॉकेट्स, बॉम्ब्स, warships, submarines, military aircrafts, tanks, missiles, carriers and rockets, launcher etc. whose functions is to release weapons, military vehicles and light weapons। ये सभी इंटरमीडिएट जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट हमारी इनमें इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं इनको। वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट और एज ए ट्रांसफर्स। एग्जाम्पल ऑफ दिस ट्रांसफर इन काइंड are food, cloth, medicines, vegetables, oil, butter, toys sent by the government of one country to the other in times of a natural calamities or as a token of goodwill and friendship between two countries। अगर हमारी गवर्नमेंट किसी भी तरह की सहायता करती है, कोई भी कैलामिटीज़ हो गई है, कोई विपदा आ गई है दूसरे देश के ऊपर, तो उसकी हेल्प के लिए जो दे जाते हैं उनको भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में शामिल किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। However, the goods received from a distribution to consumer households without renovation or alternation should be not include intermediate consumption। इनको जो सीधे हाउस होल्ड को दिए जाने हैं, कोई रिनोवेशन उनमें नहीं किया जाना है, उसको हम इंटरमीडिएट कंज्यूमेशन में शामिल करते हैं।
शामिल नहीं करते हैं, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन इंटरमीडिएट कंज्यूमेशन एज दिस गुड्स गो टू द फाइनल कंज्यूमेशन ऑफ ए कंज्यूमर हाउस होल्ड्स। ये हमारे सीधे कंज्यूमर के पास जा रहे हैं फाइनल कंज्यूमेशन के लिए, इसलिए इनको जो इंटरमीडिएट कंज्यूमेशन है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। एज वी नो इंटरमीडिएट गुड्स आर अनदर प्रोडक्शन यूनिट विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो मतलब उनमें ऑन रिनोवेशन हमारा होना होता है फाइनल प्रोडक्शन बनने से पहले। हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल परचेजेस बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फॉर अदर प्रोडक्शन यूनिट आर इंटरमीडिएट परचेज। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। हर परचेज जो हम करते हैं फाइनल प्रोडक्शन बनाने के लिए, दैट इज नॉट कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। लाइक परचेजेस ऑफ ए बिल्डिंग मशीनरी एक्सेट्रा, इनको हमें इंटरमीडिएट परचेज में शामिल नहीं किए जाते हैं। Rather, these purchases are meant for investment and are termed as a final product। इनको हमें या तो इन्वेस्टमेंट में शामिल करेंगे या फिर इनको फाइनल प्रोडक्ट में शामिल किया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, commodities consumed in research and exploratory activities like oil exploration in different parts of India by the oil and natural gas commissions or improving the technology of a particular production process। Commodities used in basic scientific research, advertisements, market research and public relationship meant for improving the goodwill of the business enterprises। इन सभी को भी इंटरमीडिएट जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनमें शामिल किया जाता है। बिजनेस एक्सपेंसेस ऑफ द एम्प्लॉइज ऑन टूर्स एंड एंटरटेनमेंट, ये सभी हमारे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। फाइनल जो गुड्स हैं उनको दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है हमारा कंज्यूमेशन गुड्स। कंज्यूमेशन इट मीन्स कंज्यूमेशन गुड्स आर दोज विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, जो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को डायरेक्टली सोल्व करते हैं। इट मीन सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार, टेलीविजन सेट्स, ब्रेड, फर्नीचर एक्सेट्रा। कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमेशन गुड्स, फर्स्ट है ड्यूरेबल गुड्स। दिस गुड्स हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जिनकी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम होती है बहुत सालों तक ये चल सकते हैं। दे आर मोटर कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन सेट्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशन, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो बहुत सालों तक चलते हैं उनको ड्यूरेबल गुड्स में माना जाता है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, दिस गुड्स हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ यूज ऑफ 1 ईयर और वैल्यू। एग्जांपल्स आर क्लोथिंग, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक फैन है, इलेक्ट्रिकल आयरन, इनको सेमी ड्यूरेबल गुड्स में शामिल किया जाता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिनको दोबारा बार बार यूज नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड ए नॉन ड्यूरेबल गुड्स। दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन अ स्मॉल एक्ट ऑफ कंज्यूमेशन आर नोन एज ए नॉन ड्यूरेबल गुड्स। दीज आर फूड ग्रेन्स, मिल्क प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल्स, वेजिटेबल्स, टोबैको एक्सेट्रा इसमें शामिल किया जाता है। सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज आर नॉन मटेरियल गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। सर्विस होती हैं ये मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं। दे कैन नॉट बी सीन और टच, इनको देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। दे आर इनटेंजिबल इन नेचर। दीज आर मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन, डोमेस्टिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय हायर्ड सर्वेंट एक्सेट्रा, इनको सर्विस में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर डिफाइंड एज ए ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर यूज इन फर्नीचर प्रोडक्टिव प्रोसेस, जिनको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए जिनको बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उनको कैपिटल गुड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द ड्यूरेबल गुड्स लाइक कार, ट्रक, रेफ्रिजरेटर, बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, एयरफील्ड, सबमरीन्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स, इनको अलग अलग जो फाइनल गुड्स होते हैं उनको बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। एंड आर रेडी फॉर सेल इन द मार्केट, और बाजार में इनको बेचा भी जा सकता है। आर अ पार्ट ऑफ ए कैपिटल गुड्स, इनको कैपिटल गुड्स माना जाता है। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स लेइंग विद द प्रोड्यूसर्स एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर आर आल्सो अ पार्ट ऑफ ए कैपिटल गुड्स। स्टॉक होता है जो हमारे रॉ मटेरियल्स का सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश्ड गुड का, उसको भी कैपिटल गुड्स में शामिल किया जाता है। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल गुड्स आर मशीनरी, इक्विपमेंट, रोड, ब्रिजेस, इनको भी कैपिटल गुड में शामिल किया जाता है। दोज गुड्स रिक्वायर रिपेयर और रिप्लेसमेंट, इनको रिक्वायर रिपेयरिंग की जरूरत होती है, इनको और रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है ओवर टाइम एज देयर वैल्यू डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग कम होती जाती है। Differentiate between final goods and intermediate goods on the basis of end use classification of goods and services with example। स्टूडेंट्स इसमें आपको विद एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस दे रखा है। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं और अच्छे से आपको इनका जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।